एपिसोड 11 में हम लोग उन नाइट्स को देखते हैं जो कि घायल होते हैं और वो जो हीलर्स होते हैं वो उन्हें अच्छे तरीके से हील नहीं कर पा रहे होते हैं। वो देखकर एल्फ कह रहा होता है कि काफी ज्यादा बुरा है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वहीं नीमा भी सोचती है कि इन सभी लोग की चोट काफी ज्यादा बुरी है। एडवेंचरर्स के साथ लड़ना इतना बुरा हो जाता है क्या? तो प्रिंस बताता है कि इन लोग के ऊपर किसी कार्निवोरस बीस्ट ने हमला किया है और उनके पैरों के ऊपर विंड मैजिक से हमला किया गया है। तभी रेल्फ भी उन नाइट्स को हील करने के लिए आ जाता है और सभी से कहता है कि प्रे करते रहो। तो अब नीमा भी प्रे करने लगती है जबकि उसके पास कोई मैजिक भी नहीं है और अब रेल्फ का मैजिक काम कर जाता है। वो जितने भी नाइट्स होते हैं उनकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंस भी नीचे आता है और उन सभी नाइट से कहता है कि तुम लोग की ये जिसने हालत करी, क्या तुम लोग उसे पकड़ पाए? तो नाइट्स बताते हैं कि वो लोग अभी नीचे वाले डंजन में हैं और एक कल्प्रिट तो बीस्ट मास्टर था, उसके पास एक बीस्ट भी था। वहीं पर अब नीमा बताने लगती है कि जो बीस्ट होते हैं वो एक और जॉब करते हैं, उनके पास मारने की और ट्रैकिंग की एबिलिटी होती है। तो बीस्ट मास्टर उन्हें अपने पार्टनर बना लेते हैं। वहीं प्रिंस कहने लगता है तो हमारे पास क्रिमिनल्स हैं जो कि अपने आप को एडवेंचर्स बता रहे हैं। अगले सीन में हम लोग नीमा को देखते हैं जो कि सोने के लिए जा रही होती है, पर सोने से पहले वो रेल से मिलने के लिए आती है और अब वो वहाँ देखती है कि वहाँ पर तो प्रिंस और हेलन होता है। उसे देखकर वो हैरान होती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पकड़ा तो नहीं गया ना? और वैसे तुम उन सभी नाइट्स के साथ क्यों थे? और तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? जिस पर हेलन कहते हैं कि मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया हूँ। दरअसल जब मैं एडवेंचर्स और नाइट के बीच में कोलिजन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो कुछ नाइट्स ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उन लोगों को बताया कि मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ और मैं काम ढूंढ रहा हूँ। तो उन लोगों ने मुझे ये डेस्क जॉब रेकमेंड किया और अब मैं नाइट्स को अंदर से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा रीजनल कमांडर के ऊपर शक है, वो मदद को और जो एम्बेसिन फंड्स हैं उन्हें चुरा रहा है और एडवेंचर से वो रिश्वत ले रहा है। वो सुनकर नीमा पूछती है कि आखिर एडवेंचर्स इन्वॉल्व क्यों हैं? तो वो कहता है ताकि वो अपने आप को गिल्ड में अच्छा दिखा सके। अगर वो उसे पे करेंगे तो वो उनके अचीवमेंट्स को ओवर रिपोर्ट करेगा। तो प्रिंस से पूछते है कि क्या तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? तो हेलन कहते हैं नहीं, उनके पैसों के फ्लो के बारे में मैं अभी तक कुछ नहीं पता लगा पाया हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि नाइट्स को जाना जाता है कि वो कुछ गलत मैनेजमेंट करते हैं। जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं हमेशा सुनता हूँ कि कमांडर्स आर्ग्यू करते रहते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बारे में कि फंड्स को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो लगता है ये सब कुछ रीजनल नाइट्स का ही काम है। वे समझ जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब वो झूठे क्लेम सबमिट कर रहे हैं। जो नाइट्स हैं वो इमरजेंसी केस में ऑर्डर्स को ज्यादा सप्लाई कर लेते हैं। ये सुनकर हेलन कहते हैं हाँ, अगर हम लोग उनके ऑर्डर्स और डिलीवरी के थ्रू जाएंगे तो शायद से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो सुनकर प्रिंस उसे कहते हैं ठीक है, तुम मेरा ये रॉयल क्रैश रखो और इन्फॉर्मेशन जरूर पता लगाना। वो सुनकर हेलन कहते हैं ठीक है। वो ये भी कहते हैं कि मैं उन लोगों को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। वह पर ये सब कुछ देखकर नीमा सोच रही होती है कि अब तो हेलन की जान और खतरे में आ सकती है। वह उसे कहते हैं कि जब तक तुम प्रूफ ढूंढोगे विल और बाकी सभी लोग बाकी चीजों का ख्याल रख लेंगे, तो तुम थोड़ा सेफ रहना। जिस पर वो भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर नीमा स्पीड से भी कह देती है कि वो हेलन को प्रोटेक्ट रखे। इसके रेल्फ अब नीमा को लेकर जा रहा होता है सुलाने के लिए। तभी रेल्फ अब हेलन से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से नीमा उदास हो जाए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं नीमा का सर्वेंट हूँ, जो मुझसे होगा मैं करूंगा। वो सुनकर नीमा उसे कहती है नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। वो सुनकर हेलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। ये देखकर नीमा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने हेलन को इस तरीके से पहली बार स्माइल करते हुए देखा है। अगले सीन में हम लोग विल को देखते हैं जो कि रेल्फ को बताता है कि जो रेड हेल्डा है वो कल तक आ जाएंगे और जो चीज है वो भी शुरू हो जाएंगी। रेल्फ भी अब कह रहा होता है हाँ, नीमा के लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल रह सकती है। तो विल कहता है हाँ वो तो होगा ही, बट नीमा ने इसी पाथ को चूज किया है तो वो पीछे नहीं हट सकती है। इसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटे छोटे कोबोल्ड सब शोर कर रहे होते हैं। तो वही लड़की उन्हें चुप कराती है और कहती है कि कल के लिए हमारी ये लास्ट स्ट्रेटेजी मीटिंग है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो चुप रहो। तभी लीडर प्रिंस से कहती है कि क्या ये छोटे छोटे कोबोल्ड परेशानी दे रहे हैं, इन्हें यहाँ से हटा दे क्या? जिस पर विल कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग को पता होना चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है, भले वो बच्चे क्यों ना हो। विल सभी कोबोल्ड से अब कहने लगता है कि बैटल हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि तुम सभी लोगों को एक सेफ जगह पर लेकर जाया जा सके, और ये मत भूलना कि हम लोग तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा नीमा चाहती है। वह उन लोगों को बताता है कि जो एक्सटरमिनेशन स्क्वाड है उसके अंदर 53 नाइट्स और 2 हीलर हैं, और जो एडवेंचर्स है उसके अंदर 34 मिली फाइटर्स हैं, 28 मेजेस है, 10 मिड रेंज फाइटर्स हैं और 8 हीलर्स हैं। टोटल वो लोग 92 मेंबर्स हैं, वो भी 15 पार्टीज में। पर इन सभी लोगों में से रेड हेल्डा इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उनके बारे में हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहीं पर नीमा थोड़ी सी उदास होकर सोच रही होती है कि क्या विल के लिए ऐसा करना सही रहेगा कि वो मॉन्स्टर्स के लिए अपने नाइट्स और लोगों को सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या हम लोग कोबोल्ड्स को सही में इस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे? तो प्रिंस सब उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो अब नीमा भी उतर के सभी लोगों से कहती है कि इस बैटल के अंदर सभी लोगों को काफी इंजरी हो सकती है, पर फिर भी सभी लोग का पार्टिसिपेट होना जरूरी है। इसके बाद हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीमा अब थोड़ी सी उदास होती है, जिसे देखकर प्रिंस उसे कहता है कि ऐसी शक्ल मत बनाओ, तुम सभी लोग के लीडर हो, अगर तुम दुखी हो जाओगी तो बाकी सभी लोग भी परेशान हो जाएंगे। तुमने अपना पाथ चुन लिया है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। तो नीमा से कहती कि क्या यही चीज तुम हमेशा करते हो? तो वो कहते हैं हाँ, मैं अपने फादर की फुट स्टेप पर चलूंगा और एक दिन मैं जरूर किंग बन के रहूंगा, पर मैं भी कभी कभार चिंता में आ जाता हूँ कि जो मेरी चॉइसेस है वो मेरे लोगों के लिए और सिटीजन्स के लिए सही रहेंगी या फिर नहीं। पर एक बार जो मैं डिसाइड कर लेता हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए और बोलने से पहले तुम्हें काफी ज्यादा सोचना चाहिए। ये सुनकर नीमा भी सोचती है हाँ, विल सही कह
कह रहा है मुझे भी अपने आप को रेडी करना होगा, पर कैसे? तभी प्रिंस को रेल्फ की तरफ से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसे सुनकर प्रिंस हैरान हो जाता है और सभी को बताता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो जो बीस्ट मास्टर था और वो जो पर्सन था जिससे वो लड़ रहा था, उन्हें कमांडर ने रिलीज कर दिया है और अपनी फोर्सेस में मिला लिया है। आखिर उस कमांडर की हिम्मत कैसे हुई अथॉरिटी को ओवरस्टेप करने की? ये सुनकर नीमा भी घबरा जाती है और कहती है कि लगता है चीजें और खराब होती जा रही है। वो अब कहती है गॉड आखिर मुझे क्या करना चाहिए? और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रेल्फ तो वहाँ पर नीमा को बाय करके चला जाता है। वहीं पर नीमा इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो रात में अच्छे से सो भी नहीं पाई। नीमा को उदास देखकर वहाँ पर छोटे कोबोर्ड्स आकर उसे चाटने लगते हैं और नीमा को चेयरअप करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर अब एक बूढ़ा कोबोर्ड बैठा था जो कि नीमा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम चिंता कर रही हो, बट हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जिस पर नीमा कहती है कि क्या तुम्हें डरने लगता है? तो अब वो बताता है कि मैं इस दुनिया के अंदर काफी लंबा जी चुका हूँ, मेरी डेथ कभी भी आ सकती है, तो मैं खुलकर जीता हूँ और मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं डर जाऊंगा तो मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं डर जाऊंगा तो मैं तुम्हारी भी जान नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, क्योंकि हमारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है। वो सुनने के बाद अब नीमा भी मोटिवेट हो जाती है। अगले सीन में विल सभी को बता रहा होता है कि हमारी जो टारगेट प्रायोरिटी है मैं उन्हें चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि रेड हेलेडा आ चुके हैं और जो बीस्ट मास्टर है उसे भी रिलीज कर दिया गया है। जो बीस्ट मास्टर था उसने काफी सारे नाइट्स को घायल किया था, तो इससे पता लगता है कि वो काफी खतरनाक है। तो मेक श्योर करना है कि तुम लोग सबसे पहले बीस्ट मास्टर को पकड़ो और उसे इनक्विजिटर के हवाले कर देना। वही नीमा को परेशान देखकर वही छोटी लड़की नीमा के पास आती है और कहती है कि क्या आप ठीक हो? तब नीमा भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती है और अब वो उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उस लड़की को पता चलता है कि कुछ आ रहा है और अब हम लोग को पता चलता है कि वो जो एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड है वो फाइनली यहाँ आ गई है। वहीं उस स्क्वाड का लीडर सभी से कहता है कि हमारे दुश्मन कोबोल्ट हैं और उनमें से एक वेयरवुल्फ भी है, इसे केयरफुल रहना। जिस पर सभी लोग कहते हैं ठीक है। वहीं हम लोग को पता चलता है कि इन लोगों के साथ एडवेंचर्स का ग्रुप भी आया है, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम लक होता है वो युगा से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जितना हम लोग लेनिस के पास जाते जा रहे हैं मुश्किल आती जा रही है। तो युगा भी सोचता है हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट में आते समय गुम भी हो गए थे और हमारा राशन भी पानी में गिर के खराब हो गया। तो दूसरी लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कोई इनविजिबल पर्सन है जो कि हमारे रास्ते के बीच में आ रहा है। इसके वो स्क्वाड एक चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है, जहाँ पर नीमा शिनकी और लार से कहती है कि क्या तुम रेडी हो? तो वो भी कहते हैं हाँ, जिसके बाद शिनकी अपनी पावर को यूज करके उन सभी स्क्वाड के सामने एक धुआं लाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को देखने में दिक्कत हो। इसके बाद अब लार्स भी आसमान से हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अब काफी तेज रोशनी आने लगती है। इसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहे होते हैं और ना ही वो मैजिक के जरिए इस धुएं को हटा पा रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हब्स की टीम आती है और अब वो एक एक करके ज्यादातर लोगों को बेहोश कर रही होती है और पेड़ों के जरिए उन्हें बांध रही होती है। वहीं नीमा देखती है कि फाइनली उनके अंडर कवर नाइट्स भी अब एक्शन लेने लगे हैं, जिसके अब प्रिंस नीमा को बताता है कि बीस्ट मास्टर को कैप्चर कर लिया गया है। ये सुनकर नीमा उस बीस्ट मास्टर के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बीस्ट कहाँ पर है। तभी लोग देखते हैं कि उस बीस्ट मास्टर का बीस्ट अब तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी ग्राटिया वहाँ पर आती है और उस बीस्ट के ऊपर काट लेती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट अब बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ग्राटिया अब उस बीस्ट मैन को भी काट लेती है और उसे भी बेहोश कर देती है। ये देखकर नीमा कहती है कि क्या ये बीस्ट मैन मर गया? तो एक कोबोल्ट उसे बताते नहीं, ये मरा नहीं है बल्कि पैरालाइज हो गया है। ये सुनकर नीमा अब ग्राटिया की तारीफ करती है और कहती है कि इसका मतलब तुम वेनमस हो। इसके बाद अब प्रिंस की तरफ बीस्ट कोड आने लगती है। प्रिंस अब सभी कोबोल्ट्स को इशारे देते हैं और अब वो लोग ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ट्रैप में काफी सारी लकड़ियां होती है जो कि उन लोगों के ऊपर आकर गिरने लगती है। वहीं पर अब कोबोल्ट्स अब उन लोगों के ऊपर अलग अलग पत्थरों से हमला करने लगते हैं। साथ में अब कुछ लोग तो गड्ढे के अंदर भी गिर जाते हैं। वो लोग अब जैसे नीचे गिरते हैं वो देखते हैं कि उनके जो आर्मर है और वेपन है वो पिघलने लगे हैं। वो देखकर नीमा बताती है कि ये सब कुछ हाकू का कमाल है, जिसकी वजह से इन सभी के इक्विपमेंट पिघल रहे हैं। तभी वहाँ पर वही एडवेंचरर्स आ जाते हैं और अब उनमें से एक लड़की अपनी पावर को यूज करके उन सभी लोगों को गड्ढे से बाहर निकाल देती है। ये देखकर नीमा डर जाती है कि कहीं उनका प्लान फेल ना हो जाए। वो अब सोल से कहती है कि हमारी मदद करो, जिस पर सोल कहते हैं कि मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पावर को यूज करूंगा तो तुम सभी लोग भी घायल हो सकते हो। तब सभी के पास कोई चॉइस नहीं होती है और अब उन कोबोल्ट्स को आकर उन सभी लोगों से लड़ना पड़ता है, पर वो सभी लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उस बंदे को देखकर नीमा कहती है कि ये तो एक बीस्ट पर्सन है। तो विल उसे बताते हैं कि ये लोग रेड हेलेडा हैं। हम लोग अब उन लोगों को देखते हैं जो कि कोबोल्ट्स को हरा रहे होते हैं। लक अब युगा से कहते हैं कि क्या तुमने नोटिस किया है, कुछ अजीब है, मुझे लगता है कि इंसान इन सभी कोबोल्ट्स की मदद कर रहे हैं। वो सुनकर अब युगा भी याद करता है कि उसने थोड़े समय पहले एक छोटी बच्ची की आवाज सुनी थी, पर उसे लगा था कि वो उसका वहम है। लक अब युगा से कहते हैं कि हम लोग अब क्या करें। तो युगा अब सोचते हैं कि हमारी ज्यादातर फोर्सेस तो इंजर्ड हो गई है और कुछ लोगों ने तो अपने वेपन्स और आर्मर भी खो दिए हैं। अब उन लोगों से कहते हैं जो कि इंटरमीडिएट मैजिक यूज कर सकते हैं, जाओ जाकर घायल लोगों को हील करो और जिन लोगों को एडवांस मैजिक आता है वो अटैक करो। हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से अब वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब उन लोगों को हरा रहे होते हैं। वहीं पर काफी सारे कोबोल्ट्स को घायल देखकर नीमा डर जाती है और अपना मुंह साइड कर लेती है। तो विल उसे कहते हैं कि अपना मुंह साइड में मत करो, ये पाथ तुमने खुद चूज करा है। भले
सभी लोग इस चीज को भूल जाएं, पर तुम हमेशा से याद रखना। और अब अगले सीन में हम लोग कुछ पावरफुल कोबोल्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी पावर को यूज करके एक काफी बड़ा धमाका कर देते हैं। ये देखकर यूका घबरा जाता है और कहते हैं कि क्या इनके पास ऐसे मैजिक हैं जो कि एडवांस फायर मैजिक यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए हम लोग को पीछे हट जाना चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सभी अब एक साथ वापस हट जाते हैं। यूगा और नाइट से कहते हैं कि जितना हमने सोचा था हमारे दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर हैं। अभी के लिए हम लोग को पीछे हट जाना चाहिए और जो घायल लोग हैं उन्हें हमें हील करना चाहिए। तो वो नाइट कहते हैं कि लेकिन हम लोगों ने सिर्फ दुश्मन की आर्मी को आधा ही मारा है, हम लोग और हमला कर सकते हैं। जिस पर यूगा कहते हैं कि वो पॉइंटलेस होगा। अगर हम लोग और हमला करेंगे तो हम लोग अपने और साथियों को खो देंगे। यूगा को अब थोड़ा सा शक होने लगता है। वो कहता है कि ज्यादातर तो यहाँ पर नाइट्स ही हैं। वो सोचने लगता है कि वो वाले एडवेंचर कहाँ पर गए जो कि उनके साथ आए थे। तभी एक लड़की कहती है कि ऐसा हो सकता है कि जो एक्सटर्मिनेशन मिशन है ये किसी की प्लानिंग हो। इससे पहले कि इन लोगों का शक और ज्यादा बढ़े तभी रेल्फ बीच में आ जाता है। वो सभी से कहते हैं कि अभी की हालत देखकर मुझे भी लगता है कि अभी हम लोग को वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर दो एडवेंचर लड़कियां उससे कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, पर हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये सुनकर रेल्फ कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जो कोबोल्स हैं वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि जो वेयरवुल्फ होते हैं वो थर्ड इवोल्यूशनरी फॉर्म होती है और हर एक के पास अलग अलग यूनिक एबिलिटीज होती है। तो अगर उनकी स्पेशलिटी मैजिक में होगी तो उन्हें हराना मुश्किल होगा। ये सुनकर रेल्फ कहते हैं कि क्या इवोल्यूशन इतना डिफरेंस कर देता है। तो यूगा कहते हैं कि मोस्टर दो कैटेगराइज में डिवाइडेड है, एक वो जो इवॉल्व कर सकते हैं और दूसरे वो जो इवॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जितनी बार वो इवॉल्व कर सकते हैं वो वेरी करता है। जब वो हायर एवोल्यूशन में पहुंच जाते हैं तो उन्हें यूनिक एबिलिटीज मिलती है जैसे कि ताकत, मैजिक और स्पीड। तब वो नाइट कहते हैं हाँ इसलिए हम लोग को इस मौके का फायदा उठाकर उस वेयरवुल्फ को अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर रेल्फ कहता है कि लगता है मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। वो उस लड़की से कहते हैं कि एक बैरियर लगाओ। ये सुनकर वो लड़की वहाँ पर एक बैरियर लगा देती है। रेल्फ उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने नाम की कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम लोग वो बात किसी को भी नहीं बताओगे। ये सुनकर सभी लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, पर वो अपने नाम की अब कसम खा लेते हैं और कहते हैं ठीक है हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। तो रेल्फ अब उन लोगों को बताता है कि हमने ये डिस्कवर किया है कि जो मोस्टर के अटैक है उनके बढ़ने के हाई चांसेस है नॉर्थ के अंदर, और ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है या फिर कोई बंदा, पर हम लोग अभी उस बंदे के बारे में पता नहीं लगा पा रहे जो कि ये सब करवा रहा है। पर अभी के लिए हम लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रूनो हार्क रखा है। तो वो नाइट कहते हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोई उन कोबोल्स को कंट्रोल कर रहा है। जिस पर रेल्फ कहता है हाँ एक बार सोच कर देखो कि मामूली से कोबोल्ट का ग्रुप हम लोग को इतना ज्यादा डैमेज कैसे दे सकता है। बेहतर ये रहेगा कि अभी के लिए हम लोग रिट्रीट कर ले। वो सुनकर लग कहता है कि लेकिन कोबोल्ट की साइड तो एक इंसान मिला हुआ है। थोड़े समय पहले मैंने एक इंसान की स्मेल सूंघी थी। वहीं पर यूगो भी कहते हैं कि मैंने एक छोटी लड़की की आवाज सुनी थी। तो रेल्फ कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि वो जो आवाज थी वो किसी फीमेल एडवेंचर की या फिर कोबोल्ट की नहीं थी। तो वो लोग अब कहते हैं कि नहीं हम लोग श्योर नहीं है कि आखिर वो इंसानी बच्चा था या फिर कोबोल्ट था। वो सुनकर रेल्फ कहते हैं कि भले वो कोबोल्ट का बच्चा था या फिर इंसान था इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अभी के लिए हम लोग को जल्दी से डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इस समय पर भी अभी हमारे लोग लड़ रहे हैं। जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे तो ज्यादा लोग और मारे जाएंगे। तो अब नाइट कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कि जो कोबोल्ट है वो एक लौता खतरा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और पावरफुल मोस्टर हमारे ऊपर हमला कर दे। हम लोग ऐसा होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है अभी के लिए हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं। ये सुनकर रेल्फ काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। तभी अचानक से काफी सारे नाइट्स के ऊपर बिजली का हमला हो जाता है। ये देखकर वो सभी लोग अब वहाँ पर जल्दी से पहुंचते हैं। वो लोग अब ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी कोबोल्ट नहीं होता है। तो अब लोग कहते हैं कि क्या जो ये लाइटनिंग थी ये सभी कोबोल्ट्स को अपने साथ ले गई। तब यूगो भी हैरान होकर कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।